देखिए, पिछली बार दिशा कमेटी की बैठक हुई। बैठक में मनरेगा में हुए भ्रष्टाचार के संदर्भ में सवाल उठे। वो सवाल की जांच के लिए केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार तक गुहार लगाई गई, लेकिन ये सरकार भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसको संरक्षण दे रही है। इसलिए संस्था से जुड़े कुछ लोगों ने इसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में पीआईएल दाखिल किए हैं और पीआईएल एक्सेप्ट हो गया है और आने वाले भविष्य में इसकी गहन छानबीन होगी और जो लोग इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। विषयों पर शुरू कर रहा हूं जी। पहला कि जो विधायक मुगल सराय जी ने सबके कार्यक्षेत्र की सीमा निर्धारित करने की बात कही है, क्या ब्लॉक प्रमुख क्या ब्लॉक प्रमुख अपने ब्लॉक के बाहर कोई जनहित के कार्य को इंगित नहीं कर सकता? क्या कोई विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के बाहर इंगित नहीं कर सकता? क्या कोई जो है कि जनप्रतिनिधि जिला पंचायत का वो केवल अपने जिला पंचायत तक सीमित रहेगा? ये कौन सा नियम है और कहाँ? नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है और हम बात करने के लिए आ गए हैं विशेष मुद्दे को। जिस तरीके से चंदौली में जिस तरीके से आजकल चल रहा है और जिस तरीके से चंदौली के जो सांसद हैं वीरेंद्र सिंह लगातार अपनी आवाज़ और जनता की आवाज़ बनकर बुलंद कर रहे हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से चंदौली में जिस तरीके से घटना घटी उसको लेकर क्या मानते हैं? जिस तरीके से वहाँ के जो विधायक हैं जिस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अभी विधायक जी की इतनी बड़ी हैसियत नहीं हो गई है कि हम उनके सवाल का जवाब दें। वो अभी हमसे छोटे हैं, अब उनके सवाल का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरीके से मनरेगा को लेकर कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा घपला हो रहा है, इसको आप किस नज़र से देख पा रहे हैं? देखिए, पिछली बार दिशा कमेटी की बैठक हुई। बैठक में मनरेगा में हुए भ्रष्टाचार के संदर्भ में सवाल उठे। वो सवाल की जांच के लिए केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार तक गुहार लगाई गई, लेकिन ये सरकार भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसको संरक्षण दे रही है। इसलिए संस्था से जुड़े कुछ लोगों ने इसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में पीआईएल दाखिल किए हैं और पीआईएल एक्सेप्ट हो गया है और आने वाले भविष्य में इसकी गहन छानबीन होगी और जो लोग इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चंदौली का एक मामला है मूर्ति को लेकर। जिस तरीके से 9 लोगों की मूर्ति लगानी थी, 3 लोगों की लग चुकी है और वहाँ के लोग हैं बहुत आक्रोशित हैं कि वो मूर्ति क्यों नहीं लग पा रही है। उसको लेकर किस तरीके से आप काम कर रहे हैं? देखिए, मैं पहली बार सांसद हुआ तो वहीं के लोगों के द्वारा आमंत्रित किया गया मुझे, और जब मैं माल्यार्पण कर रहा था तो मैं वहाँ पहुँचा और देखा कि शिलापट पे 9 ऐसे हमारे महानुभाव हैं जिन्होंने 1942 की लड़ाई में अपनी जान की कुर्बानी दी। लेकिन मैंने देखा कि केवल मात्र 3 लोगों की मूर्तियां लगी हैं जो केवल एक ही जाति विशेष के लोग थे। तो मेरा ये पहला मानना ये है कि वतन पे कुर्बानी देने वाले लोगों को जातियों में नहीं बांटा जा सकता और उनके साथ भेदभाव भी नहीं किया जा सकता। अतः मैंने जो बचे हुए 6 हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिनका नाम शिलापट पे पहले से लिखा था, उनकी मूर्तियां लगाने के लिए मैंने फैसला किया और मैंने 10 लाख रुपया अपने सांसद निधि से जिलाधिकारी को और संस्था को दिया, जो उनके खाते में ट्रांसफर भी हो गया है, कि चाहे वो किसी जाति विशेष के हो, चाहे वो पिछड़ी जाति के हो, चाहे अनुसूचित जाति के हो, चाहे वो अति पिछड़ी जाति के हो, अगर उन्होंने देश के लिए अपनी जीवन को कुर्बान किया है, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है, तो उनको भी बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए।
इसको किसी भी जाति धर्म में विभेद करके नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए राजनीतिक भी हैं, जो वोट तो मांगते हैं पिछड़ी जातियों से, लेकिन उनसे जुड़े हुए जो शहीद हैं उनको उचित सम्मान देने में वो पीछे हट जाते हैं। तो चूंकि मैं चंदौली क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि समाज के सभी तबकों को, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में 1942 के गोली कांड में अपने जीवन को कुर्बान किया है, मैं उस सब को सम्मान करूं बराबर का। इसके लिए मैंने जिलाधिकारी को पत्र भी लिखा और उसके लिए धन भी आवंटित किया, और आगे भी जितना धन लगेगा वो सब हम अपने पास से या लोगों से मिल करके, लोगों से अनुरोध करके, सबके सहयोग से मैं उस मूर्ति को लगाने का प्रयास करूंगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। अब चूंकि सत्ता पक्ष में बैठे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो भाई मैं उनके विरोध को बलपूर्वक तो नहीं रोक सकता, लेकिन ये संदेश जनता के बीच में पहुंचाने का काम मैं जरूर करूंगा कि जो लोग आपके हितैषी बताते हैं, आपको 5 किलो अनाज दे करके संतुष्ट करना चाहते हैं, वो वही लोग हैं जो आपके महापुरुषों का सम्मान नहीं देना चाहते हैं, उनको उचित स्थान नहीं देना चाहते हैं। इस पर आप सबको सजग होना पड़ेगा और एकजुट होकर के पीडीए के साथ सन 27 की लड़ाई, जो उत्तर प्रदेश की लड़ाई है, उसमें सक्रिय भागीदारी करना पड़ेगा। तभी जाके मान सम्मान, स्वाभिमान और आपको न्याय मिल सकेगा। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी प्रतिबद्ध हैं, और चूंकि अखिलेश जी हमारे नेता हैं, इसलिए उनके नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता प्रतिबद्ध हैं और अंतिम दम तक उनको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर क्या मानते हैं? जिस तरीके से बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सांसदीय क्षेत्र है, और बनारस के भेलूपुर अंतर्गत एक बिहार की बेटी जिसका नाम है स्नेहा सिंह कुशवाहा, इसकी मौत हो जाती है, और जिस तरीके से दर्जनों नहीं सैकड़ों महिलाएं आकर बनारस में प्रदर्शन कर रही थी, चक्का जाम कर रही थी, तो आप क्या मानते हैं? क्या वाकई यहाँ की जो जीरो टॉलरेंस की सरकार है, ऐसा है कि नहीं है? क्या मानते हैं आप? देखिए, ये योगी और मोदी की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री के क्षेत्र में न तो विकास करना चाहती है, न ही यहाँ कोई बड़े पैमाने पर कानून व्यवस्था के तहत काम करना चाहती है। चूंकि वो पिछड़ी जाति का व्यक्ति है जो उत्पीड़ित हुआ है, इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार और उसके मुखिया इसको गंभीरता से नहीं लिए और न लेंगे, और इसी तरीके से जनता को खाली धार्मिक भावनाओं में उलझा करके केवल सस्ती लोकप्रियता लेने की कोशिश करते रहेंगे, और जनता उसमें भ्रमित होकर के गुमराह होती रहेगी। ये मेरा कहना है। अभी सावधान होने की जरूरत है। ये बताइए कि एक आखिरी सवाल, आपके यहाँ पुरानी पेंशन को लेकर तमाम लोग आए हुए हैं, पुरानी पेंशन को लेकर सदन में किस तरीके से आवाज़ उठाएंगे? देखिए, एक तरफ तो सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस, और दूसरी तरफ हमारे बुजुर्ग को असुरक्षा की भावना से ग्रसित है। नौकरी 60 वर्ष के बाद समाप्त हो जाने के बाद वो अपने बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं। जितनी उनकी कमाई होती है, अपने बच्चों के पालन पोषण, पढ़ाई और घर बना, ज़्यादा से ज़्यादा एक मकान बनाने में उनका सब कुछ खर्च हो जाता है। यहाँ तक कि पीएफ फंड वगैरह से भी कर्जा लेकर के वो लोग उस इच्छाओं की अपनी पूर्ति करते हैं। जब उनका बुढ़ापा आता है तो उनके हाथ में कुछ नहीं होता है, वो सुर्ती तक के लिए महंग हो जाते हैं। सरकार ने व्यवस्था की थी कि उनका बुढ़ापा ठीक से कटे, उनका जीवन यापन ठीक से हो, सम्मानपूर्वक हो, इसलिए वो पेंशन देती थी। लेकिन ये सरकार जब बुजुर्गों के यात्रा में छूट को ख़त्म कर सकती है, जितने भी उनको मिलने वाली सुविधाएं हैं उसको ख़त्म कर सकती है,
तो इस सरकार को पेंशन जैसे गंभीर मुद्दे पर संवेदनशील नहीं है और इसलिए हम सब इनकी बातों को हम लोग उठाएंगे और जो विपक्ष का कर्तव्य है पुरजोर ढंग से हम सदन में उठाएंगे और इनकी मांग को रखेंगे। लेकिन हम इनको आश्वासन देते हैं कि 2027 में जब हमारी सरकार आएगी तो हम पुरानी पेंशन जरूर लागू करेंगे, यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मानना है। ठीक है, तो आप सुन रहे थे सांसद चंदौली के वीरेंद्र सिंह जी को बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।